नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए यहां देखिए, 4 लाइन सुंदर सी दी गई है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मतलब कठिनाइयां कितनी भी हो, लेकिन आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि जीवन में कठिनाइयों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निजात पाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। इसी क्रम में आपसे इतना गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज को। आइए यहां देखिए, पहला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया है। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला 1 अक्टूबर, दूसरा 2 अक्टूबर, तीसरा 4 अक्टूबर और चौथा 5 अक्टूबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर 1 सही है। 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहां अगर हम बात करें ये कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया, तो 1 अक्टूबर 1991 ईस्वी से मनाया जाना प्रारंभ किया गया। अब यहीं पे अगर हम बात करें थीम की कि 2022 की अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की थीम क्या है, तो बढ़ते विश्व में वृद्धजन, बढ़ते विश्व में वृद्धजन का लचीलापन यह 2022 की थीम है। साथ ही साथ यहां पर 1 अक्टूबर से आपको और याद रखना है एक दिवस के बारे में, स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। मतलब एक दूसरा याद रखना है दिवस कि 1 अक्टूबर को ही स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगर आप याद कर पा रहे हो दोस्तों, तो हम लोगों ने अभी हाल ही के दिनों में पढ़ा है रक्तदान योजना या महारक्तदान योजना के बारे में। ये कब से प्रारंभ हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलने वाला यह योजना था। और किस मंत्रालय की पहल है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के पहल के द्वारा प्रारंभ किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, 1 लाख यूनिट ब्लड को इकट्ठा करना। साथ ही साथ अब अक्टूबर माह से महत्वपूर्ण दिवस पूछे जाते हैं, जो कि काफी परीक्षाओं में या चर्चाओं में बने रहते हैं। अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो हमारे लिए यह फायदेमंद होगा। तो देखिए यहां कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। यही आपको 2 अक्टूबर से याद रखना है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में करो या मरो का नारा दिया गया था। अगर हम बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी से, तो एक महत्वपूर्ण नारा है जय जवान और जय किसान नारा किसने दिया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया नारा था। अगर हम बात करें 5 अक्टूबर के बारे में, तो डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो ये पटना। कहां स्थित है दोस्तों, ये पटना में स्थित है। अगर हम बात करें वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार जी जो हैं, ये वायुसेना के प्रमुख हैं। अगर हम बात करें 15 अक्टूबर के बारे में, तो 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। बात करें 16 अक्टूबर के बारे में, तो आपको जरूर याद रखना है विश्व खाद्य दिवस।
और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि FAO ये संस्था है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में होती है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहां स्थित है? इसका मुख्यालय दोस्तों इटली की राजधानी रोम में स्थित है। यही आपको याद रखना है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है इटली की राजधानी रोम। अगले प्रश्न को देखें, अगर 24 अक्टूबर के बारे में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। और यहां पर आपको ध्यान रखना है मुख्यालय इसका कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके भाग कितने हैं? तो इसके भाग जो है दोस्तों ये 6 हैं। अगर बात करें भाषाएं कितनी यहां यूज होती हैं तो 6 भाषाएं यूज होती हैं। साथ ही साथ याद रखना है संयुक्त राष्ट्र का वह कौन सा अंग है जिसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र से बाहर है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। और इसका मुख्यालय कहां है? द हेग में है। कहां है दोस्तों? द हेग में है। और ये कहां से संबंधित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। और इनके प्रमुख कौन है संयुक्त राष्ट्र के? तो एंटोनियो गुटारेस जो हैं इसके प्रमुख हैं। और यहां से एक भाग इसका है मानवाधिकार आयोग के हाल ही में प्रमुख नियुक्त किए गए हैं बोलकर तुर्क को नियुक्त किया गया है मानवाधिकार आयोग के प्रमुख के रूप में। आपको याद रखना है ये किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रिया से संबंधित है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। साथ ही साथ इन्हें लौह पुरुष के नाम से भारत में किसे जाना जाता था? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। यहां जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई हैं ये परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए, याद रखना चाहिए। जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं और आपको लाभ जरूर मिलेगा। इसी क्रम में आइए दूसरा देख लें। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? देखिए पहला दिया गया सूरत, दूसरा दिया गया इंदौर, तीसरा नवी मुंबई, चौथा हरिद्वार। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर बी सही होगा, इंदौर। और ये संस्करण भी याद रखें, संस्करण कौन सा है? तो ये संस्करण 7वां है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय की पहल है। और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी यहां के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर पिक्चर में आपको राष्ट्रपति महोदया दिख रही हैं, तो इनके द्वारा पुरस्कार में भाग लिया गया, इनके द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो आपको यहां 5 बिंदु मुख्यतः याद रखना है। जैसे पहला यहां आपका बिंदु याद रखना है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पे कौन सा है शहर? तो इंदौर जो है ये पहले स्थान पे है। अगर यही बात करें कि 1 लाख से कम में कौन सा है? तो 1 लाख से कम में आपको याद रखना है सूरत। कौन है? सूरत है। साथ ही साथ इसमें अगर क्रम देखें तो पहले स्थान पे इंदौर, दूसरे स्थान पे सूरत और तीसरे स्थान पे नवी मुंबई ये स्वच्छता सर्वेक्षण के क्रम में रहे हैं। अगर हम बात करें यहां एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में कौन सा रहा है?
तो सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में पूछा जाए तो स्वच्छ राज्य जो है ये मध्य प्रदेश के रूप में रहा है, स्वच्छ राज्य के रूप में मध्य प्रदेश। साथ ही साथ एक यहां पर नया बिंदु जोड़ा गया है कि गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर, वो भी 1 लाख आबादी से अधिक वाला। अगर 1 लाख आबादी से अधिक वाले में बात किया जाए गंगा किनारे से, तो आपको याद रखना है यह हरिद्वार है। क्या है? हरिद्वार है। आपको याद रखना हरिद्वार का संबंध कहां से है? उत्तराखंड। कहां से? उत्तराखंड से है। यही एक प्रश्न और भी याद रखिए कि नीति आयोग ने किसे आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित किया है, तो इसी उत्तराखंड के हरिद्वार को नीति आयोग ने आकांक्षी जिला के रूप में चिन्हित किया है। अगर हम बात करें कि 1 लाख से अधिक यहां हो गया और 1 लाख से कम आबादी में, तो यहां आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है, शहर है बिजनौर जो है गंगा किनारे स्थित है और 1 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहर के रूप में कौन सा है? बिजनौर है। एक बार पुनः रिकॉल कर लें, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षाओं में यहां से प्रश्न लगातार बना है। पहला प्रश्न आपका है कि जो स्वच्छ सर्वेक्षण आया है इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो हमारा आंसर होगा इंदौर। यह संस्करण कौन था दोस्तों? 7वां था और लगातार ये 6ठी बार इंदौर जो है इस स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पर है। और ये किस मंत्रालय की पहल है? आवास एवं शहरी मंत्रालय की पहल है और हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं आवास एवं शहरी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं। और यहां पर जो आपका पुरस्कार समारोह है इसमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो चीफ गेस्ट के रूप में थी। इन्हीं के द्वारा पुरस्कार सम्मान को संपन्न किया गया। यहां 5 बिंदु याद रखना है। पहला, 1 लाख से अधिक में सबसे पहला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, जो कि आपको पता है ये किस राज्य का शहर है? ये मध्य प्रदेश का शहर है। अगर बात करें 1 लाख से कम में, तो 1 लाख से कम में सूरत है। और अगर ये क्रम देखा जाए कि सबसे स्वच्छ शहरों में पहला इंदौर है, दूसरा सूरत है, तीसरा नवी मुंबई है। अब बात हो रही है कि अगर स्वच्छ राज्य पूछा जाए कि भारत में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में किसे पुरस्कार मिला है, तो वह मध्य प्रदेश को मिला है। अब यही एक कॉलम और भी आपको याद रखना है कि गंगा किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले में कौन से शहर को चुना गया है? तो यह हरिद्वार को चुना गया है, जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। अगर हम बात करें 1 लाख से कम की, तो 1 लाख से कम वाले में यहां बिजनौर को चुना गया है, जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारियां पसंद आ रही होगी। ये यकीन मानिए ये सारे परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बिंदुएं अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको जरूर 1 से अधिक बार रिकॉल करिए। जब भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो मान के चलिए आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। आइए कुछ इंडेक्स से संबंधित जानकारी यहां देखें। देखिए दिया गया है विश्व शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 135 है। अगर बात करें विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 136वां है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 150 है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132 है। पर्यावरण संरक्षण सूचकांक की बात करें तो 180 है। अगर बात करें भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 101 है। नवाचार सूचकांक में अगर बात करें तो यहां पर भारत का स्थान 40 है। साथ ही साथ यहीं से आपको याद रख लेना चाहिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 87 है। अगर बात करें प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 37 है। अगर हम यही बात कर लें अन्य जानकारी के रूप में ग्लोबल जेंडर गैप के रूप में भारत का स्थान कितना है? तो वह 135 है। ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जहां से प्रश्न बनने की प्रबलता अधिक है। आपको जरूर नोट डाउन करना चाहिए, याद करना चाहिए। आइए इसी क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और भी देख लें। हाल ही में यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की? यहां बात हो रही है भारतीय विरासत वस्त्रों की। तो यहां देखिए हमारा विकल्प जो दिया है, पहला 25, दूसरा 30, तीसरा 50, चौथा 35। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, ये 50 वस्त्रों को यूनेस्को के द्वारा ये सूची जारी की गई और इनको संरक्षित रखने का घोषणा किया गया। अब यहां से अगर हम बात करें तो यूनेस्को में जब भी कोई नया इंप्लीमेंट होता है या कोई नई सूचना जारी होती है तो वहां से परीक्षाओं में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यहां यूनेस्को से महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में अगर देखें तो यूनेस्को
यूनेस्को का सबसे पहले फुल फॉर्म ही जान ले, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। साथ ही साथ इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945। कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहां पर स्थित है। और इनके प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। अब यहां पर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें मित्रों, तो भारत के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा भारत के 40 विश्व विरासत स्थल चिन्हित किए गए हैं। अब इसमें कैटेगरी है, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें इसमें से 32 जो स्थल हैं ये सांस्कृतिक, कौन से स्थल हैं? सांस्कृतिक स्थल हैं। अगर हम बात करें 7 की तो ये प्राकृतिक स्थल हैं। और अगर एक स्थल की बात करें तो ये मिक्स स्थल है। और यह कई बार पूछा गया है, हाल ही में बीपीएससी का पेपर हुआ है, वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था कि मिक्स स्थल के रूप में कौन सा है? तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है। और कहां से संबंधित है? तो ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में यह मिक्स स्थल के रूप में एकमात्र है। साथ ही साथ यहां अगर हम बात करें भारत का 39वां कौन सा है? तो रामप्पा मंदिर है। ये कहां से संबंधित है? ये तेलंगाना से संबंधित है, याद रखना है। और 40वां जो है ये धौलावीरा है, आपको याद रखना है, जो कि गुजरात राज्य से संबंधित है। यहीं पे आपको याद रखना है लिविंग रूट को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। तो लिविंग रूट कहां से संबंधित है? तो लिविंग रूट की बात करें तो यह मेघालय राज्य से संबंधित है। अगर हम बात करें आमूर्त विरासत स्थल के रूप में कितने चिन्हित किए गए हैं? तो टोटल 14 किए गए हैं। और 14वां कौन सा है? तो दुर्गा पूजा जो है कलकत्ता से संबंधित है। यह भारत का 14वां आमूर्त विरासत के रूप में सूची में शामिल किया जाने वाला है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है यूनेस्को से संबंधित, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय राज्य के द्वारा शांति और अहिंसा विभाग को बनाए जाने की घोषणा किया गया? यहां देखिए, पहला दिया गया मध्य प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा पंजाब। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह विकल्प नंबर सी सही होगा। राजस्थान राज्य के द्वारा घोषणा की गई, राजस्थान राज्य के द्वारा घोषणा किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगर हम राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें तो यहां से आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान का गठन 1949 ईस्वी में, कब? 1949 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जी जो हैं ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जबकि कलराज मिश्र जी जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल हैं। हाल ही में बीपीएससी के पेपर में यह भी प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कहां जो सूची दी गई थी, निम्न सूची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सूची को कौन सा गलत है आपको छांटना था। तो आपको जरूर याद रखना है कि राज्यपाल जो हैं ये कलराज मिश्र जी हैं और मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर अशोक गहलोत जी हैं। अगर बात किया जाए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान यहां पर पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आता है, तीसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है और चौथे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। साथ ही साथ राजस्थान से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम देखें तो अनुकृति योजना आपको जरूर याद रखना है। अनुकृति योजना, चिरंजीवी योजना और आपको याद रखना है बोल्ड योजना। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। अगर हम बात करें राजस्थान से ही स्टैच्यू ऑफ पीस
का संबंध या स्टैचू ऑफ पीस कहां स्थापित किया गया है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये जैन मुनि से संबंधित है और इसकी स्थापना राजस्थान राज्य में किया गया है। साथ ही साथ याद रखना है भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो टोटल 53 हैं और 52वां टाइगर रिजर्व कहां से संबंधित है? तो रामगढ़ विषधारी है और यह राजस्थान के बूंदी जिला से संबंधित है। एक मैप के माध्यम से कुछ और जानकारियां हैं जो कि हमको याद रखना चाहिए। देखिए यहां एक मैप के माध्यम से कुछ नेशनल पार्क हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहां स्थित है? तो राजस्थान राज्य में। अगर बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क तो यह भी राजस्थान में। अगर बात करें सवाई मानसिंह सेंचुरी कहां स्थित है? तो यह भी स्थित है कहां? राजस्थान राज्य में। अगर बात करें मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? राजस्थान में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? राजस्थान राज्य में। और आपको याद रखना है यहीं पे सांभर झील किस राज्य से संबंधित है? आपको याद रखना है सांभर झील का संबंध भी कहां है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न के रूप में देखें, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो देखिए पहला दिया गया सुजाय लाल आसो थाओसन, दूसरा दिया गया अनीस दयाल सिंह, तीसरा कुलदीप सिंह, चौथा संजय अरोड़ा। यहां जो हमारा सही विकल्प है सुजाय लाल थाओसन, इनको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे सीआरपीएफ के नाम से जाना जाता है, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात हो रही है सीआरपीएफ का, तो इसका गठन कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और पहले ये क्राउन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अधिनियम 1949 के द्वारा इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में परिवर्तित किया गया। अगर हम बात करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो कुलदीप सिंह जी के स्थान पर किसे नियुक्त किया गया है? सीआरपीएफ के प्रमुख के रूप में सुजाय लाल थाओसन को नियुक्त किया गया है। अगर एक महत्वपूर्ण संस्था है, आपको जरूर याद रखना है आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनीस दयाल सिंह जी को नियुक्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जरूर याद रखना है। अब यहां एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में और संजय अरोड़ा जी के बारे में बात करें तो दिल्ली पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय अरोड़ा जी को नियुक्त किया गया है। यहां अगर दिल्ली से बात करें तो 69वां संविधान संशोधन के आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। यहां से प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया था और इसी दरबार के आधार पर घोषणा किया गया कि कलकत्ता को राजधानी से परिवर्तित करके दिल्ली में किया जाए और यह 1912 में दिल्ली को राजधानी के रूप में चुना गया था। अगर हम बात करें यहां दिल्ली के उपराज्यपाल, हाल ही में इनकी भी नियुक्ति हुई है, तो आपको याद रखना है उपराज्यपाल के रूप में कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण आपकी नियुक्तियां और हैं, जैसे यहां देखिए आपको पिक्चर के माध्यम से कुलदीप सिंह जी को दिखाया गया है। ये सीआरपीएफ के प्रमुख थे और इनके स्थान पे सुजाय लाल थाओसन जी की नियुक्ति हुई है और आईटीबीपी के जो महानिदेशक के रूप में अनीस दयाल सिंह जी की नियुक्ति हुई है। साथ ही साथ नियुक्तियों में अगर हम बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो ये 49वें हैं और यूयू ललित। कौन है? यूयू ललित, इनका फुल फॉर्म है उदय उमेश ललित जी। अगर हम बात करें आर वेंकटरमण जी के बारे में तो एजी अटॉर्नी जनरल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है?
तो आपको याद रखना है आर वेंकटरमण जी को, और अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में अटॉर्नी जनरल बने हैं, तो अनुच्छेद 76 में। इसी क्रम में यह केंद्र में है, साथ ही साथ राज्यों में महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति होती है। तो आपको याद रखना है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 165 में। अगर बात करें समीर कामत जी के बारे में, तो DRDO जी सतीश रेड्डी जी के स्थान पे किसे नियुक्त किया गया है DRDO के प्रमुख के रूप में, तो समीर कामत जी को। DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 ईस्वी, 1 जनवरी 1958 ईस्वी में किया गया था। अगर बात करें विनय मोहन क्वात्रा जी के बारे में, तो भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विनय मोहन क्वात्रा जी को। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो यह हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। अगर बात करें सुरेश पटेल जी के बारे में, तो आपको याद रखना है भारत के CVC के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सुरेश पटेल जी को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का गठन किस आयोग के सिफारिश पर किया गया है, तो ये संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़े और अगला प्रश्न देख लें, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में किन 2 भारतीय राज्यों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया है असम और अरुणाचल प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, तीसरा मेघालय और असम, चौथा त्रिपुरा और नागालैंड। यहां जो सही विकल्प हमारा मित्रों, विकल्प नंबर 20 सही होगा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। सबसे पहले ये जाने कि सशस्त्र बल अधिनियम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म या इसे शॉर्ट में आप्सा के नाम से जाना जाता है, आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसका फुल फॉर्म है। साथ ही साथ ये कब गठन इसका किया गया था, तो 1958 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें शक्तियां किसकी बढ़ जाती हैं, तो आर्म्स फोर्स की जो शक्तियां हैं ये बढ़ जाती हैं। शक्तियां जो हैं ये आर्म्स फोर्स की बढ़ जाती हैं, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह एक बार में 6 माह के लिए, एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है। और किन राज्यों में बढ़ाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बढ़ाया गया है। यही अगर नागालैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को देखें, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो नागालैंड की राजधानी क्या है, तो कोहिमा जो है मित्रों ये राजधानी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो नेफ्यू रियो जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 7 सिस्टर या 7 बहनों में ये जो नागालैंड है यह भी शामिल है, या पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में नागालैंड भी शामिल है। साथ ही साथ यहां पर याद रखना है कि नागा पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है, तो नागा पहाड़ी का संबंध नागालैंड से है। यहीं पे आपको ध्यान रखना है, एक महत्वपूर्ण महोत्सव है, कई बार पूछा गया है, हार्नबिल महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये नागालैंड से है। हाल ही में हम लोगों ने ध्यान रखा है मीठा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड से। और नागा मिर्च महोत्सव पहली बार आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन कहां किया गया है, यह नागालैंड में किया गया है। यह कुछ नागालैंड से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण अरुणाचल प्रदेश से जो प्रश्न के माध्यम से पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर जो है दोस्तों, यह यहां की राजधानी है। अगर हम बात करें यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो प्रेमा खांडू जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, या सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो पूर्वी राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश है, और बिंदु के रूप में किबिथु है। कौन सा है, किबिथु है। आपको याद करना होगा यही कि जनरल बिपिन रावत के नाम पर किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन का नाम और एक सड़क का नाम परिवर्तित करके रखा गया है, तो यह किबिथु में एक सड़क का
और साथ ही साथ एक सैन्य स्टेशन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम से रखा गया है। अगर बात करें बोमडीला दर्रा का, तो इसका संबंध कहां से है? तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें नामदफा नेशनल पार्क, इसका भी संबंध कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से। पक्के टाइगर रिजर्व, इसका भी संबंध कहां से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अगर बात करें भारत का सबसे कम घनत्व वाला, जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है और यहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहां का जनघनत्व है। सबसे ज्यादा कहां है? तो राज्यों में अगर पूछा जाए दोस्तों तो बिहार होगा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनघनत्व है। साथ ही साथ यहां नागालैंड से आपको याद रखना है न्यूनतम या ऋणात्मक जन वृद्धि दर, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर भारत के किस राज्य में है, या एकमात्र राज्य कौन सा है भारत का? तो वो नागालैंड है, जहां पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। यह परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। निश्चित मानिए अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता आपके हाथ आनी ही आनी है। और आपको केवल इस सेशन का एक ही मोटिव होता है कि जानकारियां जो हैं वो अगर आप समय सेशन दे रहे हैं तो आपको जानकारियां अवश्य मिले, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप अपना 100% परफॉर्मेंस करके आए और एक सीट अपनी रिजर्व करके आए। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा अप्सरा पेंशन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए पहला दिया गया केरल, दूसरा तेलंगाना, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद जो है दोस्तों, यह तेलंगाना की राजधानी है। यही आपको पुनः याद रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य के रूप में गठन किया गया था। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वर्तमान में भारत में हैं। अब यहां पर बात हो रही है हैदराबाद का, तो आपसे पूछा जाता है ऑपरेशन पोलो का संबंध किस राज्य से है या किससे है? तो हैदराबाद का विलय भारत के अभिन्न हिस्से के रूप में किसके द्वारा किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किया गया था। कब? 1948 में। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस अप्सरा योजना के बारे में, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज के वंचित परिवार या समाज के ऐसे गरीब जिनको 2 वक्त खाना या जो जीवन के लिए नित्यांत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ना हो रही हो, उनके लिए सरकार के द्वारा यह योजना प्रारंभ किया गया है, आसरा योजना। अगर हम बात करें केरल से, तो आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जरूर याद रखना है। भारत का पहला जेंडर पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो ये केरल राज्य में स्थापित किया गया है। यही बात कर लें कर्नाटक से, तो आपको याद रखना है विजयनगर साम्राज्य किस राज्य से संबंधित था? तो विजयनगर साम्राज्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी, आपको याद रखना है। अगर बात करें मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण योजना है लाडली योजना, लाडली 2.0 भी चालू किया गया है। तो लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो यह मध्य प्रदेश की योजना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है? तो देखिए पहला दिया गया शशि थरूर, दूसरा गीतांजलि श्री, तीसरा रस्किन बांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, यह शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। साथ ही साथ यहां ध्यान ही देना है कि इस पुस्तक में बी.आर. अंबेडकर जी के जीवन में जो निजी जीवन में जो कठिनाइयां उत्पन्न हुई या जो विवाद नॉर्मल लोगों में रहा, मतलब अन्य नेतागणों से इनका विवाद रहा, उस विवाद को इन्होंने किस प्रकार से हैंडल किया या इनकी रणनीति क्या रही, इसी को पूर्ण रूप से इसमें वर्णित है अंबेडकर ए लाइफ में। जिसकी रचना किसने किया, जिसको लिखा किसने है? शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहां बात हो रही है अंबेडकर जी से, तो अंबेडकर जी से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं पर हमारी परीक्षाओं में। जैसे अगर हम बात करें पहला प्रश्न के रूप में
कि बहुत बार ये पूछा गया है प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे। सदस्य कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, टोटल की संख्या जो होती है 7। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा? तो बी आर अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है, इसे संविधान की आत्मा बी आर अम्बेडकर जी ने कहा। तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो ये बी आर अम्बेडकर जी हैं। कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में हुआ था। यहां से एक प्रश्न याद रखना है, पूना पैक्ट का संबंध किससे है? तो पूना पैक्ट का संबंध बी आर अम्बेडकर जी से है, साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के बीच में यह पूना पैक्ट समझौता होता है। कहां होता है? यरवदा जेल में। कहां? यरवदा जेल में यह समझौता होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है मूक नायक और जातियों का अंत, मूक नायक और जातियों का अंत के पुस्तक या पत्रिका के लेखक कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर जी। अगर यहां से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें, हाल ही में बीपीएससी के प्री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया, टॉम्ब ऑफ द सैंड किसकी कृति है? तो आपको याद रखना है ये गीतांजलि श्री की कृति है और पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनका हिंदी का जो उपन्यास ये है, इसका नाम है रेत की समाधि के लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में किस देश में फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ में 129 लोगों की मृत्यु हो गई? यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब यहां देखिए, यहां विकल्प हमारे दिए गए, पहला अर्जेंटीना, दूसरा ब्राजील, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा जो दिया गया है फिलीपींस। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, विकल्प नंबर सी सही है। फुटबॉल मैच के दौरान दर्शकों में उग्रता के कारण, फील्ड में दर्शक के उतरने के कारण भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से लगभग 129 लोगों की और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। अब यहां इंडोनेशिया से बात हो रही है, तो इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी परिवर्तित की है, तो आपको याद रखना है क्या है? तो नुनसंतारा जो है इसकी नई राजधानी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां इंडोनेशिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि G20 देशों की बैठक 2022 में कहां आयोजित की गई है? तो ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। यह भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था कि G20 देशों की बैठक 2023 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा है, यहां पर आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां अर्जेंटीना की, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंपास नामक घास का मैदान कहां पाया जाता है? तो पंपास नामक घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। अगर हम बात करें ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। और अमेजन के जंगल किस देश में फैले हुए हैं? तो ये ब्राजील में फैले हुए हैं और इसी को पृथ्वी का फेफड़ा के नाम से भी जाना जाता है। या आप ऐसा कहें कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो अमेजन के जंगलों में पाई जाती है। यहां से फिलीपींस के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी याद रखें, इसकी राजधानी क्या है? मनीला है। क्या है दोस्तों? मनीला है। आपको याद रखना है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का वितरण कहां से किया जाता है? तो मनीला से किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में। लेकिन आपको ध्यान रहे, अगर प्रश्न
राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा जाए तो यह कटक उड़ीसा में स्थित है। कहां स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है, आपको जरूर याद रखना है। अगर बात करें एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें, और अगले प्रश्न देखने से पहले एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है जो आपका स्टेडियम इंडोनेशिया में था, जहां फुटबॉल मैच हो रहा था। उसी दौरान भगदड़ मचने के कारण जो भारी जनहानि हुई है, इसका एक पिक्चर दिखाया गया है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। देखिए, हाल ही में सुजलान एनर्जी के चेयरमैन का निधन हो गया, निम्न में से वे कौन थे? तो पहला दिया गया है तुलसी तांती, दूसरा दिया गया डॉक्टर राजीव बहाल, तीसरा दिलीप टर्की, चौथा आर दिनेश। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये तुलसी तांती हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। आपको एक बात यहां से याद रखना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत के विंडमैन या विंडमैन ऑफ द इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो विंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से चेयरमैन, सुजलान एनर्जी के चेयरमैन तुलसी तांती को जाना जाता है। अभी हाल ही में भारत के वारेन बफेट के रूप में किसे जाना जाता है? इनकी भी मृत्यु हुई है। तो राकेश झुनझुनवाला हैं। इनको भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता था या शेयर मार्केट का राजा के नाम से जाना जाता है, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है साइरस मिस्त्री जो कि टाटा समूह के सबसे कम उम्र के सीईओ के रूप में कार्यरत थे, इनका भी हाल ही में कार एक्सीडेंट के द्वारा मृत्यु हो गया। अगर हम बात करें यह महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में डॉक्टर राजीव बहाल के रूप में, तो आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजीव बहाल जी को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें दिलीप टर्की जी के बारे में, तो भारतीय हाकी संघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिलीप टर्की जी को नियुक्त किया गया है और निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही साथ ये टीम इंडिया के हॉकी के कप्तान भी रहे हैं। अगर बात करें आर दिनेश के बारे में, भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आर दिनेश जी को नियुक्त किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको जरूर याद रखना है, आपके लिए परीक्षा में अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। और आपसे विदा लेने से पहले हम दो शब्द के साथ आपसे जुड़ना चाहेंगे। देखिए, यहां दिया गया है जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। मतलब अगर किसी ने आपसे कहा है कि आपके बस की नौकरी नहीं है, तो यकीन मानिए आप ही उस सीट के लिए दावेदार हो और आप ही के लिए वो वैकेंसी आई हुई है। इसी क्रम में आप अपना और अपने परिवार के लिए खूब ढेर सारा ध्यान रखें, और अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।